उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित दिनांक 19 मई 2026 को हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये मुद्दा सिर्फ इस भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक मुद्दा हो चुका है। इसी प्रकार का ठीक माहौल 2022 के विधानसभा चुनाव के समय आपको देखने को मिला था, जब विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। अब सेम स्थिति आज की डेट में भी है, क्योंकि 2027 बिल्कुल करीब है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और निश्चित तौर पर दलित और पिछड़ों के अधिकारों के आधार पर इस 69,000 शिक्षक भर्ती को निश्चित तौर पर मुद्दा बनाया ही जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और ना सिर्फ इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। इसलिए ये मुद्दा गंभीर भी है और साथ ही साथ सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है, और साथ ही साथ जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी हो रही है कि इस भर्ती में नए पद जोड़ने की नौबत आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले देख लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया इस पूरे मामले को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं, मिस ऐश्वर्या भाटी, लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल appearing for the state of Uttar Pradesh, submit that according to the request contained in our order date 4 फरवरी 2026, the state of Uttar Pradesh in the peculiar circumstances of this case is ready and willingly to consider appointment of candidate who are likely to be included upon becoming eligible for figure in the redrawn select list। यानी कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, एएसजी जो हैं, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में जो जजमेंट दिया गया, या फिर ये कह लें कि जो ऑर्डर दिया गया राज्य सरकार को कि आप पुनः लिस्ट को रिविजिट करने पर एक बार विचार करिए, उसके क्रम में जो एएसजी हैं उन्होंने ये बताया कि राज्य सरकार जो है वो अब अपनी इच्छा से उन कैंडिडेट्स को जो कि नई लिस्ट बनाने के बाद से इस सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे, उनको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ठीक है, जो भी पात्र होंगे उनको शामिल करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी है। लेकिन किन शर्तों पर होगा ये, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट डेटेड 13 अगस्त 2024, यानी कि माननीय डबल बेंच हाई कोर्ट का जो जजमेंट था इस डेट का, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी, और साथ ही साथ जो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे उनको यहाँ पर शामिल करते हुए उनको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू देयर बीइंग एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। सब्जेक्ट टू देयर का मतलब कि बशर्ते वहाँ पर रिक्तियाँ होनी चाहिए। मतलब कि लिस्ट तो बनाई जाएगी, लेकिन रिक्तियाँ होंगी तभी नौकरी मिलेगी। यहाँ पर बशर्ते करके साफ तौर पर इस जजमेंट में लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। मतलब नौकरी मिलेगी बशर्ते रिक्तियाँ होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे जो हलफनामा 51,112 का दिया गया, उसके बाद से क्या वाकई में रिक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं या फिर हैं, या फिर ये चीज़ों को लिखने का क्या मतलब है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देख लीजिए, सब्जेक्ट टू कैंडिडेट फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच एक्सरसाइज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट इन फ्यूचर केसेज। यानी कि ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो सभी न्यूनतम योग्यता जो होगी उसे हासिल करना होगा। अब ये न्यूनतम योग्यता को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उन बीएड कैंडिडेट्स के मन में, जो कि 69,000 में 60 और 65 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हैं, सारी योग्यता रखते हैं, और उनको पूर्ण यकीन है, या फिर 6800 की लिस्ट में वो शामिल थे। अब उनके मन में शंका है कि न्यूनतम योग्यता, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के और एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद से ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होगा। तो क्या अब मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर वो एक्वायर नहीं कर रहे हैं आज की परिस्थिति के हिसाब से, तो क्या उनको नौकरी मिलेगी? आगे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग जजमेंट को समझ लेते हैं। एंड सब्जेक्ट टू सच एक्सरसाइज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट इन फ्यूचर। यानी कि ये एक विशेष परिस्थिति में ऐसा एक्सरसाइज किया जा रहा है इन फ्यूचर। इस प्रकार की मामले को, या फिर इस मामले में जो जजमेंट होगा उसको कतई भी नजीर ना समझा जाए आगे आने वाले केसेस के लिए। यानी कि ये एक विशेष परिस्थिति है जिसमें वैकेंसीज फुल होने के बाद भी कैंडिडेट्स को नौकरी मिलने जा रही है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए नजीर नहीं समझना चाहिए।
इस प्रकार का कोई भी आगे फ्यूचर में इस तरीके का केस नहीं आना चाहिए कि कैंडिडेट के लिए सारी नियुक्तियां पद समाप्त हो चुके हैं और फिर से नया पद जोड़ने का नौबत आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वी अप्रिसिएट द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ग्रांट इट 6 वीक्स टाइम टू कंप्लीट द एफोरसेड एक्सरसाइज। यानी कि राज्य सरकार ने जो कहा कि हम लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं, उस लिस्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। ये किसने दिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे देखिए, अ स्टेटस रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट ऑन द रिटर्नेबल डेट। यानी कि एक स्टेटस रिपोर्ट को इनको सबमिट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो कि रिटर्नेबल डेट है उस डेट पर। ठीक है, और इस मामले को दिनांक 21 जुलाई 2026 को पुनः सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, द स्पेशल लीव पिटिशन एंड द कनेक्टेड एप्लीकेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट हियर्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों के मन में। पहला कन्फ्यूजन ये है कि अगर मान लेते हैं कि वैकेंसीज नहीं रही, अगर मान लेते हैं वैकेंसीज नहीं रही और आरक्षण विसंगति होने के बावजूद भी नई लिस्ट अगर बनाई गई, उस न्यू लिस्ट में किसी कैंडिडेट का नाम है, मान लीजिए एबीसी कैंडिडेट का नाम है, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो क्या उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो 51,112 पदों के सापेक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2020 में हलफनामा दिया गया, उसके बाद से विधानसभा में जो लेटेस्ट डेटा है रिक्तियों का प्राइमरी में, वो 45,000 के आसपास है। अब ये 6,000 पद कहाँ चले गए? 6,000 जो पद हैं वो चले गए, जो अगर आपको याद हो 12,460 वाली वैकेंसीज में लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट्स को पुनः नियुक्तियाँ मिली थी। तो ये जो 6,000 पद खत्म हो गए, ये इनको एडजस्ट किया जा चुका है। अब जो पहले हलफनामा दिया गया था 51,112 का, अब ये एक्चुअल पद नहीं है, अब जो एक्चुअल पद है वो लगभग 45,000 के आसपास है। विधानसभा में बाकायदा इसके संबंध में जवाब दिया गया था। तो यहाँ पर वही बातें कही गई हैं कि हम ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लेते हैं 65 पर टोटल 1,46,000 अभ्यर्थी 69,000 में चयनित है। अब कल को ऐसा हो कि सभी कैंडिडेट दावा करने लगे, उतनी तो हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि यहाँ से मान लेते हैं कि 69,000 चयनित हुए हैं, राउंड फिगर करके अगर मैं 70,000 भी मान लूँ, तो यहाँ से अभी भी लगभग 76-77,000 अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सारी न्यूनतम योग्यता हासिल किए हुए हैं, क्वालिफाई भी है, बावजूद उनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है कि लिस्ट बनाई जाएगी और वैकेंसीज के आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी, बशर्ते कि वैकेंसी हो। अगर वैकेंसी नहीं है तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर सीधे सा मतलब यहाँ पर ये हो गया। तो हालांकि यहाँ पर वैकेंसीज की कमी नहीं है, लेकिन क्या इतने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप ये समझिए कि जितने सीटों पर नई लिस्ट बनाने के बाद से आरक्षण विसंगति या फिर घोटाला होगा, उतने ही कैंडिडेट को तो नौकरी मिलेगी। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि सारे कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगी। जो लिस्ट बनाया जाएगा उसमें जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे अगर आप डेटा देखेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें वायरल होती हैं कि लगभग 18 घोटाला हुआ है, मान लेते हैं 20,000। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर हम लोग डेटा देखें तो देखिए, ये पीएनपी ने डेटा पब्लिक नहीं किया कि कितने ओबीसी का सिलेक्शन हुआ, कितने एससी का सिलेक्शन हुआ, कितने अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक मोटा मोटी एक जनरल आइडिया ये है कि लगभग 19,000 कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 19,000 जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के सिलेक्टेड हैं, इनको हटा करके ये सीटों को कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है और डेटा लॉजिकल भी नहीं लग रहा, इसलिए कि इसका मतलब ये हो गया कि 19,000 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कोई भी कैपेबल ही नहीं है कि वो अनरिजर्व की कट ऑफ पार कर पाए। क्या ये प्रैक्टिकली सुनने में लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इतनी सीटों को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, उतनी सीटें नहीं होंगी। लगभग 20,000 की जो बात चले उतनी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि एक डेटा ये भी चलता है कि जो ओबीसी की सीटें हैं उससे बहुत ज़्यादा सीटों पर चयन हुआ, 32,000 ओबीसी कैंडिडेट का चयन हुआ। ओबीसी कैंडिडेट अगर कैपेबल है तो वो 100% ओबीसी के अलावा अनरिजर्व की सीटें भी ले सकता है, बशर्ते वो कैंडिडेट अनरिजर्व की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाया हो। ये 100% पॉसिबल है। लेकिन क्या ये हो ही जाएगा कि सारे ओबीसी ही जनरल में आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि कोई भी जनरल कैपेबल ही ना हो कि वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को ना पार कर पाए। तो इतने कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलने जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे टीमों के द्वारा एक तरीके से याची बनाया जा रहा है कि याची लाभ मिल जाएगा। याची लाभ जैसी स्थिति इस भर्ती में नहीं होने जा रही है। यहाँ पर याची लाभ किस तरीके की चीज़ों में दी जाती है? अगर किसी पर्टिकुलर
मुद्दे को लेकर के बहुत लंबा मामला खिंच गया है और वहाँ पर इस तरीके की घोटाले जैसे या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ पर अगर आप याची लाभ की बात करने लगेंगे, आप 72,825 का मामला देख लीजिए। उसी प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका चल रही है, वहाँ पर लगभग 35,000 याचिकाकर्ता वहाँ पर पहुँच चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 11,000 याचिकाकर्ता होते तो हम एक बार विचार भी करते। 35,000 याचिकाकर्ता, मतलब केवल याची बनने से आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है। ऐसा रहेगा तो तब तो सभी 1,46,000 जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो सभी याची बन जाएंगे कि अगर याची बनने से ही नौकरी मिल रही है तो हम भी याची बन जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जो नई लिस्ट बनाई जा रही है उस लिस्ट में जिनका नाम आएगा नौकरी उन्हें ही मिलेगी। केवल याची बनने से याची लाभ मिलने की संभावना इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया एग्जिस्टिंग वैकेंसीज के बारे में आप समझ चुके होंगे। दूसरा हम लोग बात करें सब्जेक्ट टू कैंडिडेट फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या बीएड अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हो सकता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ये जो भर्ती कंडक्ट हो रही है ये डायरेक्टली जो राजस्थान वाला मैटर था उससे कंडक्ट नहीं हो रही है, बल्कि रामशरण मौर्य वाले केस में जो जजमेंट दिया गया उससे के हिसाब से हो रही है। तो आपको यह समझना होगा कि एक ही भर्ती में दो तरीके के नियम ट्रीट नहीं किए जा सकते। अब नो डाउट यहां पर जो नियुक्तियां होंगी वो 11 अगस्त के बाद होंगी अगर बीएड को मौका मिल रहा है और वो कैंडिडेट आज की डेट में एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि यह भर्ती आज की नहीं है, बल्कि यह भर्ती 2018 की है, जिसमें नियुक्तियां इनको ऑलरेडी 2020 में मिल चुका होता अगर इस तरीके की आरक्षण विसंगति नहीं हुई होती। मतलब कि ये कैंडिडेट की गलती नहीं है, या फिर ये कैंडिडेट आज की डेट में भले ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन ये कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल थे रामशरण मौर्य वाले केस के अंतर्गत, क्योंकि उस रामशरण मौर्य वाले केस में जो बीएड कैंडिडेट थे उनको चैलेंज किया ही नहीं गया था। एक्चुअली मैं पूरा मैटर बताता हूं। रामशरण मौर्य वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को डायरेक्टली यहां पर चैलेंज नहीं किया गया। जैसे राजस्थान वाले मैटर में आपने देखा होगा कि एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज किया गया, उनके गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया और एनसीटी एक्ट को चैलेंज किया गया कि उनके पास इस प्रकार का पावर ही नहीं था कि डायरेक्ट किसी मिनिस्टर के कहने पर, लेटर पर वो इस तरीके का गजट नोटिफिकेशन निकाल दे। उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना होता है सभी राज्यों से, इसके संबंध में सिफारिश लेनी होती है और उसके बाद से सभी से सुझाव लेकर ही इस तरीके का कोई पेपर या फिर इस तरीके का कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके अलावा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से आर्टिकल 21A जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। इस वजह से बीएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको समझना यह होगा कि उस समय जब रामशरण मौर्य वाले में जजमेंट दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने यह कहा कि बीएड के एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को सही से चैलेंज नहीं किया गया। दूसरी बात कि वहां पर जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो नियमावली 1981 में परिवर्तन किया गया वो भर्ती परीक्षा के बाद किया गया कि हम बीएड को इसमें शामिल करने के संबंध में संशोधन कर रहे हैं। मतलब कि नोटिफिकेशन जारी हुआ तब तक संशोधन नहीं हुआ था, जो जनवरी में पेपर हुआ तब तक संशोधन नहीं हुआ था और उसके बाद जाकर के ये संशोधन होता है। तो उसको अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था कि आपने चूंकि बीएड को शामिल करने का नियमावली में संशोधन परीक्षा के बाद किया है, इस वजह से बीएड अपात्र है। तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एनसीटी का गाइडलाइन है वो बाइंडिंग नेचर का है। भले ही किसी राज्य सरकार ने बाद में इसके संबंध में संशोधन किया, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि वो उसको बाइंडिंग नेचर से उसको बियॉन्ड करता है, बल्कि वो बाइंडिंग नेचर का है। राज्य सरकार भले लेट की लेकिन वो बीएड को पूरी तरीके से पात्र माना जाएगा। वहां पर बीएड के संदर्भ में रामशरण मौर्य वाले केस में एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया, ना ही एनसीटी एक्ट को चैलेंज किया गया और ना ही कानून बनाने की प्रक्रिया गलत है इसको लेकर के चैलेंज किया गया। वहां पर सिर्फ नियमावली में परिवर्तन को चैलेंज किया गया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बाइंडिंग नेचर का और इस वजह से ये पूरी तरीके से पात्र हैं बीएड वाले अभ्यर्थी। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश वाला मैटर और राजस्थान वाला मैटर बिल्कुल ही अलग है, इनको एक नज़रिए से देखना बिल्कुल ही गलत होगा। तो चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य वाले भर्ती से इस भर्ती को आगे प्रोसीड कर रही है, इस वजह से वो कैंडिडेट जो आज भले ही बीएड है और बाहर है और अगर नई लिस्ट में आता है तो आज भले ही वो नियुक्ति नहीं पाया हुआ है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती, ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो नो डाउट वो बीएड कैंडिडेट जो कि आज इस लिस्ट में आ रहा है लेकिन एलिजिबल था 2020 में ही जब सिलेक्शन मिल रहा था, यानी कि वो ऑलरेडी नियुक्ति में होता, क्योंकि उस समय बीएड पूरी तरीके से एलिजिबल था प्राइमरी के लिए। 2023 के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को पहली बार, हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया तब तक वो
चीज़ें कंसिडर नहीं की जा रही थी। तो इसका मतलब 11 अगस्त 2023 के पहले जितनी भी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो ऑलरेडी वैलिड हैं, और ये नियुक्तियां चूंकि घोटाले की वजह से या फिर विसंगति की वजह से इन कैंडिडेट को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, लेकिन ये चूंकि जिस परिस्थिति में हो रही थी उस परिस्थिति में बीएड पूरी तरीके से एलिजिबल था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99.99 चांसेस हैं कि इन बीएड कैंडिडेट को 100% मौका मिलेगा और उनको नौकरी भी मिलने जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब कि जितनी भी शर्तें हैं उस भर्ती से रिलेटेड वो सारी आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में न सिर्फ शैक्षणिक क्वालिफिकेशन बल्कि आपके डॉक्यूमेंटेशन की डेट भी देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा 69,000 में बहुत सारे कैंडिडेट को आज की डेट में, मतलब आज से 1 साल 6 महीने पहले भी उनको नौकरी से निकाला गया, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि 2020 में जो डेट दी गई थी उस डेट तक सारी एलिजिबिलिटी हासिल नहीं किए हुए थे, तो उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब कि कोई कैंडिडेट का मान लेते हैं बीटीसी में बैक लगा और वो बैक जाकर के बाद में क्लियर किए हुए, तो उनका वो उन समय उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। या फिर किसी का जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र 2020 के बाद का है, वो जो पर्टिकुलर डेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको भी एलिजिबल नहीं माना गया, क्योंकि जिस डेट को आवेदन की अंतिम तिथि होती है वही डेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी प्रकार की योग्यता को हासिल करने की अंतिम तिथि होती है। तो वहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ये केवल बीएड से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, केवल बीएड से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीएड की बात नो डाउट आज ये बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर वो उस समय परिस्थिति में इनके साथ इस तरीके की विसंगति नहीं होती तो वो पूरी तरीके से एलिजिबल थे और नौकरी कर रहे होते। तो उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट इन बीएड अभ्यर्थियों को देखेगी। मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, कितनी सीटों का एडिशन हो सकता है, क्या कैसे परिस्थिति, और हाँ कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है कि ये लिस्ट बनेगी कैसे। क्योंकि लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 69,000 में बहुत सारे एक तरीके से अलग अलग फैक्ट्स चल रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि 67.11 जो पहले अनरिजर्व का कट ऑफ गया था पहली लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाएगी। कोई कह रहा है कि नहीं दूसरे वाले के, कोई कह रहा है तीसरे वाले के। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हाई कोर्ट की जो डबल बेंच का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाएगी। जजमेंट ये कहती है कि आप लिस्ट को पूरी तरीके से क्वैश कर दीजिए। जो 69,000 की ऑलरेडी लिस्ट है वो लिस्ट खत्म मान लीजिए आप, उस लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, उस लिस्ट में कितना कट ऑफ गया उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होना चाहिए कि आप जो रॉ डेटा है, मतलब जितने कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए, अब क्वालिफाई करने के बाद से वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीटों का पहले बंटवारा होगा। मतलब कि यूआर की 50% सीटें हैं, ओबीसी की 27% सीटें हैं, एससी की 21% सीटें हैं और एसटी की 2% सीटें हैं। बाकी जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है इसमें भी शामिल है और ऑलरेडी इसमें भी शामिल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले यूआर की जो 50% सीटें होंगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर मौका नहीं था तो ईडब्ल्यूएस का मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो यूआर की 50% सीटों को पहले भरा जाएगा। अब यूआर की सीटों पर कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, चाहे वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, शिक्षा मित्र हो, कोई भी कैंडिडेट हो, केवल वो मेरिटोरियस होना चाहिए। तो सबसे पहले हाई मेरिट वाले कैंडिडेट जो कि टॉप के 50% सीटों के लिए एलिजिबल हैं, वो पहले सीटों को भर दिया जाएगा। अब वहां पर जो लास्ट कैंडिडेट का नंबर आएगा, गुणांक आएगा, वहीं यूआर की कट ऑफ बन जाएगी। उसके बाद से कैटेगरी का यहां पर चीज़ें इस तरीके से की जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, अगर वो इस लिस्ट में नहीं भी आते हैं तो उनकी नौकरी बचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, राज्य सरकार उनके लिए पूरी तरीके से पॉलिसी बना करके सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष प्रस्तुत होने वाली है। और जो भी नए कैंडिडेट आएंगे उनको तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मामला है और ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है आने वाले समय में। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।